हेलो एवरीवन, एडुविट इंडिया पर आपका स्वागत है। तो आपको पता ही है कि जो CHSL का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, उसमें अराउंड 1 मंथ है, ठीक है। और हमारे पास क्या इशू है, हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो है कि जो जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है उसमें हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये एक बहुत बड़ा इशू आता है। तो इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप के साथ जो इशू आ रहा है कि जनरल स्टडीज़ को आपकी प्रिपरेशन नहीं समझ में आ रही है आपको, कि जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे कम टाइम में इफेक्टिव तरीके के साथ हमको मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और एंड तक देखिए। आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा काम की बातें होने वाली हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा और जो सब्जेक्ट्स हैं मैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाऊँ, जिसमें कि मैं डिस्कस करूँ कि कैसे शॉर्टेस्ट स्पैन में आप जो है इफेक्टिव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने जो है GS को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो भी आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि 1 महीने के अंदर आप अपने मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और 30 से 35 नंबर तक का स्कोर कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये है कि जनरल स्टडीज़ के जो स्कोर्स है ना, जो सोर्सेज हैं वो क्या होंगे, उसमें हम वो डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी बुक्स, कौन सी वीडियोस या कौन सी PDFs, वो सब हमको रेफर करनी है, ठीक है। क्या रेफर करनी है तो वो हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं उनको PDF से पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं फील होता, तो वो एक बुक ले सकते हैं। वो मात्र 30 रुपये की आती है, ओनली 30 रुपीज़ की आती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो है कवर जो पेज है ना, वो हो सकता है चेंज हो गया हो, वो भी है ना, वो हो सकता है चेंज हो गया हो क्योंकि ये 2018 का वर्जन है। तो इस तरीके की बहुत आती है, अराउंड 30 रुपीज़ है। इसके MRP भी लिख रहा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है अराउंड 30 रुपीज़ की आती है ये। और मनोहर पांडे के जो है राइटर है, मनोहर पांडे के राइटर हैं और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये बुक। तो आप चाहे बाय कर सकते हैं। इस बुक के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्प तरीके से पूरे के पूरे GS सेक्शन को कवर करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कितने कम सेक्शन में कवर कर देते पूरी की पूरी बुक को। देखिए हिस्ट्री ना 26 पेज में पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। आपकी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हालांकि CHSL के पॉइंट ऑफ व्यू से या SSC CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा लास्ट में ही कवर करिएगा जब आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा हो, ठीक है। लेकिन फिर भी देखें तो 20-22 पेज में ज्योमेट्री खत्म, वो ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी आपकी। इंडियन पॉलिटी 13 पेज में खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी 9 पेज में खत्म हो जाएगी। और जो जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपकी बायो, वो लगभग 20 से 25 पेज में खत्म, 25 से 27 पेज में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं ना, या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी आपको एक जगह पर मिल जाएगी। और इसकी खास बात ये कि आपको जो कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन पढ़ने से, उनको एक तो फायदा हो जाएगा, हार्ड कॉपी मिल जाएगी और आपको नोट्स नहीं प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये 30 रुपये की बुक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप ये बाई कर सकते हैं। इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें टू द पॉइंट मिल जाएंगी। तो ये तो अब एक छोटी सी बात होगी मनोहर पांडे बुक की जनरल नॉलेज की। लेकिन अब क्या आता है, इसमें जो है इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल शॉर्टेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अवेलेबल है, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमको केवल लीस्ट मतलब जो हमको मिनिमम नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि इतना हो जाए कि हमारा एक सही स्कोर बन जाए, डिसेंट स्कोर बन जाए, और किसी भी सब्जेक्ट की जो हमको नॉलेज है ना, वो सफिशिएंट हो जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके लिए क्या है, देखिए उनके लिए क्या है इस वीडियो में, वो ये चीज़ समझें कि ये तो मैंने बता दी बुक की बात, तो ठीक है ना। तो इसमें आप क्या है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हो सकता है इतना डेटा ना मिले आपको। लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो फेमस टीचर्स हैं, उन लोगों के नोट्स अगर आप रेफर करते हैं, उनकी PDF मिल जाती हैं अवेलेबल, आपको पता ही है। जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं या फेसबुक पेजेस होते हैं, उन सब पे आप अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगी, इनकी फ्री PDFs मिल जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो ये फेमस फैकल्टीज़ हैं, इनकी भी PDFs को आप रेफर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि जैसे बायो एंड केमिस्ट्री के जो नोट्स होते हैं, वो काजल मैम है, जो कि इनका एक वो भी है, इनका ऑनलाइन चैनल भी है, टाइम्स करके, टाइम्स कोचिंग करके, ठीक है। तो आप जो उसमें जो पढ़ाती हैं, बायोलॉजी पढ़ाती हैं और केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो इनके नोट्स हैं ना, आप रेफर कर सकते हैं, PDF की फॉर्म में फ्री में अवेलेबल है। तो आप इनके जो नोट्स रेफर कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जैसे फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स क्या है, फिजिक्स SSC में बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, बिल्कुल मिनिमम पूछी जाती है। तो फिजिक्स के लिए आप कोई भी नोट्स ना रेफर करते हुए आप क्या करें, आप केवल मनोहर पांडे की जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना, जैसे आपकी यूनिट डायमेंशंस हो गई आपकी, या फिर कोई आपका फैक्ट हो गया, या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ जाती है, कोई लॉ पूछ लेंगे, तो आपको वो क्या करना है, वो चीज़ सीधी मनोहर पांडे से ही कर लेनी है, उतनी बहुत सफिशिएंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात तो यहाँ पे होगी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की बात होगी। अच्छा, अब हिस्ट्री और पॉलिटी में क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी के जो फेमस टीचर है अभिषेक सुमन सर, उनके नोट्स रेफर कर सकते हैं आप। उनके नोट्स में जो है बहुत डिटेल तरीके से उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो आप जो है उनके नोट्स PDF, या फिर अगर आप मुखर्जी नगर में हैं, या फिर आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा ऑर्डर से। तो भी आप चाहें तो उनकी ये जो बुक जो होती है, नोट्स होते हैं, अगर अवेलेबल है तो आप मंगा सकते हैं। वैसे तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको जो नेट पर तो PDF मिल ही जाती है फ्री में इन सबकी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं।
इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का क्या है, इकोनॉमिक्स का थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाती है, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा इशू आता है। तो इकोनॉमिक्स के अगर टू द पॉइंट नोट्स चाहिए ना, तो राशिद खान सर के जो नोट्स हैं वो मुझे लगा है वो काफ़ी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं कराती चीज़ों को, और जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है ना, केवल उतना कराते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इन सर के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो नोट्स वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पे बच्चों को एक इशू ये आ सकता है कि नोट्स से ना उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती, ठीक है। तो बायो और केमिस्ट्री तो चलो फिर भी समझ लेंगे, ठीक है, बायो और केमिस्ट्री, या फिर भी केमिस्ट्री तो हो सकता है ना भी समझे, लेकिन बायो आपको फिर भी 80 to 90% आपको समझ में आ जाएगी। और जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसको आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इन्हीं मैम के फ्री लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप आराम से नोट्स को और इनके लेक्चर्स को देख के जो है कोऑर्डिनेशन बना लेंगे, ठीक है ये बात। अच्छा, हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए पॉलिटी में तो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, आपको सीधा याद करना होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम ही होता है ना, लेकिन फिर भी पॉलिटी का भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में आपको जब मैं बात करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आपका जो इंडिपेंडेंस वाली जो हिस्ट्री है ना, जो 1857 के बाद स्टार्ट होती है। तो ये सब चीज़ें पता है कि गांधी जी आए थे, फिर वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो है आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है, सिमला एग्रीमेंट होता है, फिर आपका जो है जिन्ना आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हल्का हल्का आइडिया होता है कि कुछ कुछ ऐसा चल रहा था। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का आइडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको आइडिया होता है, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं आपकी मिडिवल हिस्ट्री की। जो आपकी मिडिवल हिस्ट्री होती है उसमें क्या होता है आपको, कि आपको पता है कि जो है दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, फिर खिलजी या फिर तुगलक और आपके लोधी, ये सब लोग आए। इसके बाद कहीं जाके मुगल्स आए, मुगल्स के बीच में फिर से जो है लोधी वगैरह आए। तो आपको मतलब एक आइडिया रहता है कि किस तरीके से मतलब ये जो है हिस्ट्री चल रही है, मिडिवल हिस्ट्री जो है किस तरीके से प्रोसीड कर रही है, ठीक है। आपको पता है कि जैसे आपका बाबर आया, फिर उसके बाद हुमायूं आया, फिर अकबर आया, तो आपको एक आइडिया है चीज़ों का। तो आपकी जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है या फिर जब आपकी मिडिवल हिस्ट्री की बात आती है, तो आपको आइडिया है, तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स रेफर करते हैं तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो मेन इशू आता है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो आता है आपकी एशियन हिस्ट्री में, क्योंकि एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन इन जनरल बहुत कम होती है अगर हमने पढ़ाई नहीं करी तो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो एशियन हिस्ट्री है ना, उसका पोर्शन आप देख सकते हैं वीडियोस की फॉर्म में, वो है वैदिक अकेडमी पर अवेलेबल। एक यूट्यूब चैनल है द वैदिक अकेडमी, ठीक है, आप इस पर जाके देख सकते हैं। इसकी खास बात क्या है, जो इसकी वीडियोस है ना वो बहुत शॉर्ट है, 8 मिनट की 10 मिनट की वीडियो से बड़ी कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको। और ये टोटल अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है 6 से 7 घंटे के अराउंड पूरा का पूरा हिस्ट्री खत्म कर देते हैं ये लोग। या फिर शायद एशियन हिस्ट्री देखिए मैंने, तो एशियन हिस्ट्री का ही मतलब मैंने जब वीडियो बनाने के लिए मैं रेफर कर रहा था तो शायद एशियन हिस्ट्री थी, तो बहुत शॉर्ट में इन्होंने खत्म करी है। तो अगर आप 8-8 मिनट की वीडियोस भी देखेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ब्रेक की फॉर्म में देख लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। उसके साथ साथ आपको जो है 8-8 मिनट की वीडियो देखेंगे तो बर्डन भी फील नहीं होगा, और इन्फॉर्मेशन भी आपके पास सारी आ जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऑफकोर्स बिल्कुल भी फालतू की इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी, केवल वही दी है जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है मिनिमम एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको इतनी बात। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो एशियन हिस्ट्री है उसको रेफर कर सकते हैं द वैदिक अकेडमी चैनल से। इसके अलावा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की तो हमने बात करी ली। फिर आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में जैसे वैसे तो आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। आपको नहीं पता कि जो कौन सा बजट है वो किसके लिए यूज होता है, या फिर आपका जो कंटिजेंसी बजट होता है उसका क्या काम है, या फिर कोई ना कोई टेक्निकल टर्म्स आ जाता है उसका एक्चुअल सेंस नहीं पता आपको नहीं मालूम कि जो कोर्ट होता है वो कितनी ज़्यादा रिट फाइल कर सकता है, या किस रिट का क्या मतलब होता है एक्चुअली। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है पॉलिटी में भी जो आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके में आप क्या कर सकते हैं, जो द वैदिक अकेडमी जो मैंने यहाँ पर आपको चैनल बताया ना, इसी यूट्यूब चैनल का पॉलिटी वाला भी उन्होंने कराया हुआ है, और फिर से वही 8-8 मिनट की 9 मिनट की वीडियोस हैं जो कि आप बहुत क्विकली देख सकते हैं। आप इसमें क्या कीजिए, पॉलिटी में सारी वीडियोस ना देखने की बजाय आप केवल वो वीडियोस देख लीजिए जिस वीडियोस में आपको इशू आते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को पूरा रेफर कीजिए, और जिस टॉपिक में आपको लगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, आपको एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत है, केवल वही पोर्शन को आप देखिए, तो आपका पॉलिटी का भी इशू सॉल्व हो गया। अच्छा, अब ज्योग्राफी की बात आती है। मैं ज्योग्राफी को पहले बोल रहा था कि ज्योग्राफी एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, तो ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है। तो ज्योग्राफी जब आपका एज अ सब्जेक्ट ना कवर करते हुए आप इसको करंट अफेयर्स से रिलेट करके, जीके से रिलेट करके, जीके स्टैटिक से रिलेट करके कवर कीजिए। जैसे कहीं पर अगर करंट अफेयर्स में आ रहा है कि चाइना के साथ कोई लड़ाई हुई है तो किस हिल पर हुई है, किस पास में हुई है, कोई नया प्रोजेक्ट अगर कहीं पे ओपन हो रहा है तो वो किस स्टेट में प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, वहाँ पे कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। डैम्स कहाँ पर कौन से बन रहे हैं, या फिर कोई डैम है जहाँ पर जो है कंट्रोवर्सी चल रही है 2 स्टेट के बीच में, वो जो है वहाँ के हाई कोर्ट में गया हुआ है जो केस है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो ज्योग्राफी में इस तरीके के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करें बजाय इसके कि आप पूरे का पूरा ऐसा सब्जेक्ट पढ़े, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वास्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक क्वेश्चन आ जाएगा आपकी शिफ्ट में, और हो सकता है आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन ना भी पड़े, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आए आपकी शिफ्ट में, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ज्योग्राफी आपको कैसे डील करना है, ये बात ठीक होगी। अच्छा, अब आप देखिए जीके, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो आपको कैसे करना है। देखिए स्टैटिक पोर्शन में आपको क्या करना है कि जैसे आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनकी जो डिफरेंट जो हेडक्वार्टर्स हैं, यूनेस्को का हो गया तुम्हारा, या फिर आपका जो ट्रेड का हो गया, जो आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका हो गया, तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब के हेडक्वार्टर्स, इन सब के क्या फंक्शन है, इन सब के डायरेक्टर्स कौन कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। या फिर आपको जो है इन्फॉर्मेशन डांस, कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है और ये आपको पता होना चाहिए, या फिर कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है ये पता होना चाहिए आपको। इस तरीके की जो आपके पता है आपको कि स्टैटिक जीके में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो है यूनेस्को ने कौन सा जो है इंडिया में जो है हेरिटेज साइट घोषित की है, कितनी हेरिटेज साइट हैं जो यूनेस्को ने डिक्लेयर की हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जनरल स्टैटिक जो आपका जीके है, जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको रोज अपना एक टॉपिक पिक कीजिए, उसके नोट्स बनाइए सुबह और उसको रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट डे नया टॉपिक प्रिपेयर कीजिए और पिछले वाले को भी रिवाइज कीजिए, और इस वाले टॉपिक को तो आपको आज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर रिवीजन के साथ आपको स्टैटिक पोर्शन कवर करना है, क्योंकि इसमें आपका भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इसमें आराम से 3 से 4 क्वेश्चन आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं स्टैटिक पोर्शन से। तो स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा करके तैयार करना है, क्योंकि एक साथ प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको याद नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि इसको याद करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, हाँ, अब किस चीज़ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा वास्ट टॉपिक्स हैं तो आप 100% तो कवर नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आप CHSL दे रहे हैं तो CGL का भी देख लीजिए, CPO का भी देख लीजिए, CHSL का भी देख लीजिए, पिछले 1 साल के, और टाइम है तो 2 साल के देख लीजिए कि बार बार किन से पूछा जा रहा है, मतलब कौन से हॉट जीके टॉपिक्स है जिनसे ये लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तैयार कीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लिस्ट आपको प्रिपेयर करके दूं जहाँ पे ये लोग जो है स्टैटिक पोर्शन कहाँ से पूछ रहे हैं और कौन कौन सी फेमस चीज़ें जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी स्टैटिक पोर्शन की बात। अब आते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं देख रहा हूँ बच्चे रेगुलरली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख रहे हैं और रेगुलरली करंट अफेयर्स की PDF को याद कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस। मैं उनसे बोलूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। आप क्या कीजिए, करंट अफेयर्स में इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप जो है पिछले 4 महीने के या 6 महीने तक के, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 4 मंथ के, या फिर टाइम है तो 6 से 8 महीने तक के, इतने ही आप प्रिपेयर कीजिए। और क्या कीजिए, आप डेली वीडियोस मत देखिए और ना ही डेली PDF कवर कीजिए। आप क्या कीजिए, जो पिछले महीने की मंथली यूट्यूब चैनल है और करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सब लोग जितने भी फेमस लोग हैं सब एक ही जैसे कराते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप जो है एक किसी फेमस प्लेटफॉर्म को पकड़ लीजिए और उसकी क्या कीजिए, उसकी जो PDF आती है मंथली, उस PDF को अच्छे से रीड आउट करिए, उस PDF को आप अच्छे से रीड आउट करिए। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी वीडियो को पहले देखिए, फिर उस PDF को अच्छे से रीड आउट करिए, क्योंकि वो वीडियो बनाएंगे तो वीडियो के बाद PDF भी देते हैं। तो PDF को अपने पास रखिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस वीडियो को देखिए जो उन्होंने वीडियो बनाई है। फिर जब आपने एक बार वीडियो देख ली तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट और हर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उससे रिलेटेड। फिर क्या कीजिए, आप PDF पढ़िए और फिर PDF को रिवीजन में लेके आइए। एक तो ये बात होगी। अच्छा, अब किसी बच्चे को ये भी डाउट आ सकता है कि सर एक ही प्लेटफॉर्म से अगर हम एक मंथली कंपाइलेशन पढ़ेंगे तो क्या पता मिस हो जाए हमारी कोई इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए आप क्या कीजिए ना, आप किसी और प्लेटफॉर्म से, एक और प्लेटफॉर्म यानी 2 प्लेटफॉर्म की टोटल 2 प्लेटफॉर्म की करंट अफेयर्स जो आते हैं मंथली कंपाइलेशन, यानी जो 1 महीने वाली जो कंपाइलेशन आती है उसको पकड़िए, उनकी PDF भेजिए, उनका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। वीडियो सॉल्यूशन तो एक बार देख लीजिए आप, जो उनके वीडियो एक्सप्लेनेशन होता है करंट अफेयर्स का, और उनकी जो PDF होती है ना उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। इसमें से जो फंस जाएगा वो फंस जाएगा, वरना 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से आप वैसे भी 3 से 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे तो वो बहुत पता 1 साल पुराने भी करंट अफेयर्स दे देते हैं, 2-2 साल पुराना भी टॉपिक दे देते हैं, करंट अफेयर्स दे देते हैं वो। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, हर चीज़ में ऑप्टिमम परफॉर्म करना है। हर चीज़ में क्या करना है, हर चीज़ में ऑप्टिमम परफॉर्म करना है। 100% परफॉर्म करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप किसी और सेक्शन में बिलो एवरेज परफॉर्म कर जाएं। आपको ये तो पता ही होगा कि हर उसमें ऑप्टिमम परफॉर्म करना ज़्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली कि आप एक किसी सेक्शन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना चाहें, ठीक है। तो आपको किस पे फोकस करना है कि आप जो है हर जगह मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन कवर कर पाएं, बजाय इसके कि आप एक्सट्रीम डिफिकल्टी लेवल तक के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करें किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो आपको क्या करना है, आपको जो है करंट अफेयर्स की जो मंथली PDF देनी है और मंथली वीडियो देखनी है। समझ में आ गई ये बात। और कितने की, 4 से 6 महीने की देखिए टाइम है तो, और वरना
अगर टाइम नहीं है तो 4 महीने तक की तो देखनी है, वरना 6 महीने 8 महीने तक की आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, इतना परमिट करता है इतना टाइम तो आपके पास, ठीक है। और हमेशा क्या करना है, आपको लेटेस्ट से देखना है। जैसे आपका पेपर जो है अप्रैल में है, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको मार्च का पूरा देखना है, फिर आपको फरवरी का पूरा देखना है, फैब का, फिर आपको जनवरी का पूरा देखना है, फिर आपको दिसंबर का पूरा देखना है। इस तरीके से पीछे आना है आपको। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब हम देखते हैं कि आपको जनरल स्टडीज़ के लिए ये सब तो करना था, लेकिन जो आपको करना है उतना ही इंपॉर्टेंट वो पोर्शन भी होता है जो आपको नहीं करना। और आपको क्या कुछ नहीं करना उस पर आपकी नज़र डालिए जरा, ठीक है। आपको क्या नहीं करना, आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। एक जो बहुत बड़ा ब्लडर स्टूडेंट कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि वो पूरी की पूरी किरण की बुक उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना। जिसका सेकंड मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। ये आपको जो है बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि जो फेमस फैकल्टीज है, जैसे काजल मैम का नाम लिया मैंने या फिर जो अभिषेक सुमन सर है उनको बोला, तो इन लोगों के जो नोट्स होते हैं ना इसमें ऑलरेडी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपाइल्ड होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये किरण की जो बुक है ना ये सॉल्व नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये तो जब आप कर सकते हैं जब आपके पास 1 साल का टाइम हो आपके एग्जाम में, ठीक है, तब आप करें तो चलो समझ में भी आता है। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है, केवल नोट्स प्रेफर करने, क्योंकि जो नोट्स बनते हैं ना वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कंसोलिडेट करके ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किरण वगैरह प्रीवियस ईयर जो बल्क की बुक होती है ना उनको बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ठीक है। आप केवल क्या कर सकते हैं, आप केवल 1 या 2 साल के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको स्टैटिक जीके का पता चल जाएगी कहाँ से ये लोग स्टैटिक जीके पूछ रहे हैं। तो पहला तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। मैंने ये बताई दी आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो भी टीचर्स वगैरह मैंने बताए हैं ऊपर उनके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं ये नोट्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्या हो गया, और ये तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में क्या है ना कि जब आप मैथ पढ़ते हैं तो आप मैथ की एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल जो होती है ना उसकी एनालिसिस जो होती है उसमें बहुत जोर दे रहे होते हैं, तो वो आपके लिए एक टायरसम प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश भी हो जाता है और रीजनिंग भी अपने आप में एक एफर्ट्स वाला प्रोसेस होता है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो मेहनत लगती है। लेकिन जीएस क्या होती है, जीएस एक स्टोरी के तरीके से होती है ना। आप उसको केवल पढ़ रहे होते हैं और आपका दिमाग में ना इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही होती दिमाग से, तो क्या हो जाता है वो कई बार ना लेजर एक्टिविटी हो जाती है, आपका रिलैक्स करने का एक तरीका हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जीएस को जब भी आप पढ़ें तो टाइम बाउंड तरीके से पढ़ें। बाकी सारे मैथ हो आपका, जीएस इंग्लिश हो आपका, या फिर आपका रीजनिंग हो, तो ये तो होना चाहिए टारगेट बेस्ड कि मुझको आज ये टॉपिक जो है कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। लेकिन जो आपका जीएस होता है ना, जनरल स्टडीज, इसमें क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टाइम बाउंड प्रिपरेशन करनी है। टारगेट तो फिक्स करना ही करना है कि मुझको अपना हिस्ट्री का मीडिएवल वाला जो पोर्शन है ये कवर करना है। टारगेट तो फिक्स करना ही करना है, लेकिन आपको इसमें टाइम भी फिक्स करना है कि ये मुझको अपने 3 से 4 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ही 3 साढ़े 3 घंटे हुए और आपका कवर नहीं भी हुआ ना, तो भी उसको वहीं छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे का देखिएगा उसको, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, 3 से साढ़े 3 घंटे बहुत ज़्यादा मैक्स है। जब आप 10 से 11-12 घंटे पढ़ रहे हैं 24 घंटे में, तब आप क्या कर सकते हैं, 3.5 घंटे तक आप जो है जीएस को दे सकते हैं। समझ में आ गई ये बात आपको? कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, इसमें 3 से साढ़े 3 घंटे आप दीजिए जीएस को, और करंट अफेयर्स को आधा घंटा दीजिए। आधा घंटा काफ़ी होता है वैसे तो, अगर आप चाहें तो 45 मिनट दे सकते हैं, बट 45 मिनट फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आधा घंटा दीजिए आप। चलिए, अब क्या है इसमें, हाँ ये वाला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एवरेज प्रिपरेशन, अच्छा अगर आप एवरेज प्रिपरेशन करते हैं ना जनरल स्टडीज सेक्शन की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 25 से 32 नंबर, 32-35 ऐसे नंबर ला सकते हैं। 25 से 32 नंबर के आसपास आप स्कोर कर सकते हैं। आपके 28 आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, या 32 तक आ जाएंगे। अगर आपने एवरेज प्रिपरेशन की है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर किए हुए हैं, तो इतना स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, डोंट फॉरगेट टू स्कोर, अच्छा डोंट टारगेट टू स्कोर मोर देन 40। तो आप मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये लक्ष्य मत बनाइए। आप जो है ऐसा कोई टारगेट ना बनाएं कि आपको जो है मैथ, आपको जो है जीएस में 40 से ऊपर ही लेके आने, 40 प्लस ही लेके आने आपको। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप 30 से 32 नंबर स्कोर कर रहे हैं ना, और 32 से 40 तक पहुंचने में, यानी 8 नंबर बढ़ाने में और उसके ऊपर निकलने में, 8 से ज़्यादा नंबर बढ़ाने में आपको एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देने पड़ेंगे। ये आप तभी कीजिए जब आपको पता है कि आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों में मिला के आपका जो रॉ स्कोर है वो 140 प्लस क्रॉस करेगा ही करेगा, किसी भी हालत में, पेपर कैसा भी आए। तभी जो है आप जीएस में इससे एक्स्ट्रा एफर्ट मारिए। वरना आप क्या कीजिए, आपको पता है इंग्लिश का जीएस, इंग्लिश का, रीजनिंग का और मैथ का सिलेबस फिक्स है। अगर आप उसमें एफर्ट्स डालेंगे ना, तो जो आपके आउटपुट है, जो आपके मार्क्स बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है, ठीक है। तो इस चीज़ पर हमेशा फोकस कीजिए कि हमको जो मेन फोकस रखना है वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पर रखना है,
मैक्सिमम करने के लिए स्कोर, और हमको जो जीएस है उसका स्कोर हमको ऑप्टिमम करना है। इनका तो स्कोर मैक्सिमाइज करना है, लेकिन इसका स्कोर ऑप्टिमम करना है। ऑप्टिमम कितना हो जाएगा इसमें, अगर आप 30 से 35 के आसपास भी स्कोर करते हैं तो भी आपका डिसेंट स्कोर माना जाता है जीएस में। हाँ, लेकिन अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और आपको मालूम है कि आप तो 140 प्लस या 145 के अराउंड लेके आएंगे ही आएंगे, चाहे पेपर कैसा भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है, तो आप इसमें और एफर्ट मार सकते हैं जीएस में। फिर तो आप जो है 40 से ऊपर जाइए, 45 लेके आइए तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, तब की बात हो रही है ये। जनरली इतना नहीं हो पाता नॉर्मल केसेस में, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो है जीएस सेक्शन को आपको कैसे टारगेट करना है और कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें रेफर करनी है। समझ में आ गई अभी आपको बात। हर स्टूडेंट को मैंने कवर करने की कोशिश की है, जिस तरीके की उसकी प्रिपरेशन का लेवल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, आई नो कि आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होगी। और मैं जो है लास्ट काफ़ी दिनों से कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वांट सेक्शन के करा रहा हूँ, एसएससी CHSL 2019 के, ठीक है। तो अगर आप डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना चाहते हैं क्वांट सेक्शंस के, और आप देखना चाहते हैं कि किसी भी एक सवाल को कितने पॉसिबल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखिए, और मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको। मैं सारे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस उन वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो बेस्ट कंपाइल्ड वीडियो है वो, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, आप खुद ही देखिए। जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो अराउंड 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स तक की हैं। तो मैंने 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए 1.5 से 2 घंटे दिए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितना डिटेल तरीके से हर एक चीज़ को डिस्कस किया है, शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट मेथड और जो कन्वेंशनल से कन्वेंशनल मेथड, मैंने हर तरीके से उसको जो है कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और मेरा ये पूरा भरोसा है कि इतना अच्छा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपके लिए क्या कुछ है वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा भी शॉर्ट वीडियोस भी हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट फिलहाल तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उनको जाके आप सॉल्व कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही रिगरस तरीके से, और बार बार उनका रिवीजन भी कीजिए। तो आई होप आपको जो मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये भी बताइए कि इसके अलावा आप किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं, कि रीजनिंग से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, या क्वांट से रिलेटेड मैं किससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि 1 महीने में आप अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।